नमस्कार दोस्तों। क्या ही खतरनाक राजनीति और राजनीतिक बदलाव चल रहा है भारत में। अभी 4-5 जगह पे विधानसभा इलेक्शन हुआ और रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट आया। इधर मोदी जी ये बोलकर चौंका दिए कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोलियम एवं डीजल का उपयोग कम करना है, वर्क फ्रॉम होम काम करना है, मेट्रो से ट्रेवल करना है और काफ़ी सारे मुद्दे थे जो मोदी जी बोले। तेल को कम उपयोग करना है, रसोई में जो सरसों तेल आता है उसको भी कम खाना है। इधर अलग ही नीट का पेपर अलग ही लीक हुआ है, यानी कि देश में अलग ही माहौल बना हुआ है। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं इन सभी मुद्दों पर और समझने का कोशिश करेंगे अपने ही सिंपल शब्दों में। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं कि मेरा पिछले 5-6 महीनों से वीडियो नहीं आ रहा था। काफ़ी भाई साहब पिछला 5-6 महीना मेरे लिए बिल्कुल खतरनाक गया है, पूरा सिनेमा की तरह गया है। खैर छोड़िए, नाउ आई एम रेडी आप लोगों से सीखने के लिए और कुछ थोड़ा बहुत सिखाने के लिए। सीखने और सिखाने से याद आया, क्या खतरनाक मोदी जी और भाजपा ने सिखाई है ममता बनर्जी को टीएमसी टीएमसी बोलकर। क्या ही खतरनाक धूम मचाए हैं विजय थलापति तमिलनाडु में। ऐसा लग रहा था कि विजय थलापति का नाम का एक तूफान आया है जो विपक्ष को डीएमके और ये डीएमके का पिछले कई दशकों का सत्ता को चुटकियों में उड़ा दिए बिल्कुल। बरो पहली बार अपना पार्टी बनाते हैं टीवीके के नाम से 2 साल पहले और पहली बार में ही सीधा सीएम बन जाते हैं। खतरनाक हो रहा है भाई साहब का। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो बोल रहे थे कि पवन खेड़ा का पेड़ा बनाएंगे, बिल्कुल वही किए हैं। काफ़ी करारी हार मिली है कांग्रेस को, काफ़ी खतरनाक जीत हुई है हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी का आसाम में। केरला में बात करें तो कांग्रेस और यूडीएफ का खतरनाक जीत हुआ है, वहाँ पे भी कांग्रेस एक तरफा कर दिया पूरा केरला में। दोस्तों इलेक्शन तो 5 जगह पे हुआ, लेकिन चर्चा चारों तरफ सोशल मीडिया और लोगों के बीच केवल तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल का था। चलिए हम लोग समझते हैं कुछ मुख्य कारण जीत और हार का। बंगाल में बीजेपी 2026 नहीं 2014 से ही चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। जब से वो केंद्र में सरकार बनाए हैं तब से ही बंगाल को टारगेटली जीतने का प्रयास कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद अमित शाह के एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसको आप देखिए। 2014 का ही स्पीच है ये। मैं अमित शाह हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। पता है ममता बनर्जी चुनाव कहां हारी? जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ बलात्कार करके हत्या हुआ था, उसके बाद जो उनका टिप्पणियां था कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. और भी उसके बाद जो उनका टिप्पणियां आया, बंगाल की जनता को रास नहीं आई। वहीं बीजेपी बहुत ही खतरनाक खेला किया। जो पीड़ित छात्रा की मां थी उनको विधानसभा का टिकट दिए और उनको लेके वो चुनाव कैंपेन में उतर गए। यहीं से माना जा रहा था बीजेपी का जीत सुनिश्चित। और भी रीजन हो सकता है बंगाल में चुनाव हारने का ममता बनर्जी का। पॉल्यूशन बहुत जगह, बहुत सारे शहर जो मेन है, कोलकाता, आसनसोल, बर्धमान, बहुत सारे जगह पे खूब पॉल्यूशन हो गया है। और एक और बात, बांग्लादेशी घुसपैठी। चुनाव ममता बनर्जी हारी हैं और चिंता हो रहा है बांग्लादेशियों को। काफ़ी खलबली मचा हुआ बांग्लादेश में। और जैसे बीजेपी चुनाव जीती है, सबसे पहला काम जो कर रहे हैं वो बॉर्डर एरिया, जो भी बांग्लादेश से बॉर्डर एरिया, तो पूरा तो बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया लगता ही है, पूरा बॉर्डर एरिया को सबसे पहले सिक्योर कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का और ममता बनर्जी का कहना है कि जिस प्रकार से बिहार में वोट चोरी हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग के साथ भी वोट चोरी हुआ है, हम लोग चुनाव नहीं हारे हैं। बहन ममता बनर्जी अपना इस्तीफा भी नहीं दे रही थी, उनका सीधा विधानसभा को ही भंग करना पड़ा। लास्ट में वो बोली है कि हम इस्तीफा नहीं दिए हैं, हमको ज़बरदस्ती हटाया गया है। बाकी बहुत कुछ अभी भी चल रहा है। बाकी एक चीज़ है, ममता बनर्जी खुद अपना सीट को नहीं जीत पाई। भवानीपुर से चुनाव लड़ रही थी, अपना सीट तक भी नहीं बचा पाई, अपना सीट भी हार गई है वो। बाकी एक चीज़ है, जहाँ पे ये चुनाव जीतते हैं वहाँ पे ये जीतते हैं, और जहाँ पे ये हारते हैं वहाँ पे इनका हार नहीं होती है, वहाँ पे ईवीएम का हार होती है, वहाँ पे वोट चोरी हो जाता है। एक अलग ही पूरा ट्रेंड चला हुआ है। जहाँ पे इलेक्शन हारते हैं ये, वहाँ पे बोल देते हैं कि ईवीएम हैक कर लिए बीजेपी लोग। दोस्तों अब अगर बात करें तमिलनाडु का, तो आप लोग को पता है कि विजय नाम का एक तूफान आया था, जो तूफान में ओपोजिशन को चुटकियों में उड़ा दिया पूरा। हाँ, लिटरली चुटकियों में ही उड़ा दिया। और लिटरली गाइस, एक चीज़ आप देखे होंगे, यदि हम बहुत सारा वीडियो को ट्रांसलेट कर सुने
तमिलनाडु का। थालापति विजय को भगवान मानते हैं वहाँ के लोग, काफ़ी खतरनाक फैन बेस और क्रेजी फैन है उनका वहाँ पे। पता है, थालापति विजय भले ही अपना पार्टी 2 साल पहले बनाए हों, लेकिन वो पॉलिटिक्स में आने का तैयारी 2012-13 से ही कर रहे थे। अपने सिनेमा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे। बहुत सारे जो सिनेमा आ रहा था उनका पॉलिटिकल बेस्ड और पॉलिटिक्स का ही सिनेमा आ रहा था उनका। आप देख लीजिए उनका सिनेमा उठा करके। दोस्तों, चुनाव कैंपेन के दौरान और इलेक्शन जीतने के बीच उनका कुछ मूवी का जो डायलॉग था खूब वायरल हुआ। जैसे, अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे गेम भले ना आता हो, मैदान में उतरा ना खलबली मचा देगा। पावर कुर्सी में नहीं होती मेरी जान, उस पर बैठने वाले में होती है, और जो कुर्सी पर बैठा है पूरा का पूरा पावर हाउस है। ए मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। शेर शेर होता है, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, उसमें एक शेर भी होता है, और अगर शेर अकेला है तो वही राजा होता है। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा समझ लें, चलिए अब कुछ समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को। क्या ही चल रहा है एकदम पूरा वर्ल्ड लेवल में। और मोदी जी का बयान जो बोले हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, ईंधन खपत कम करना है, डीजल पेट्रोलियम को बचा के चलना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, मेट्रो से ट्रेवल करना है। और सच में दोस्तों, वो खुद करके दिखा रहे हैं। अपना काफिला से, जो बहुत सारे उनके काफिला चलते थे, उसमें गाड़ी कट करके मात्र 2 गाड़ी से चल रहे हैं। मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी एक गाड़ी में नजर आए, जो भी खुद अपने ड्राइविंग करते हुए। और भी बहुत सारे नेता जो सीएम है, देवेंद्र फडणवीस जो आपका महाराष्ट्र का सीएम है, अपना बाइक से जा रहे हैं, अपना जो कार्यालय ऑफिस है। काफ़ी और भी सीएम जो हैं सो उनका काफिला में कटौती देखा गया। और भी जो चीफ जस्टिस हैं और छोटे मोटे जो अधिकारी लोग हैं, देखा जा रहा है कि सभी कोई पैदल जा रहा है, कोई बाईसाइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है। लेकिन एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप लोग कम ऊर्जा का उपयोग कीजिए। जी दोस्तों, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि देश में आर्थिक संकट आया हुआ है, और ये संकट अभी नहीं आया है, ये संकट पहले भी आ चुका था। तो हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस वक्त हम सभी को ये ज़रूरत है कि हम ईंधन का खपत कम करें, पेट्रोलियम डीजल को बचा के चलें, और जितना भी हो वर्क फ्रॉम होम करें और मेट्रो से ट्रेवल करें। ठीक है। बाकी यदि एक बात जो बीजेपी का चुभा हमको, इन लोग जब तक इलेक्शन कैंपेन में थे, ये आर्थिक संकट अभी नहीं आया है, ये 2-3 महीने से पहले चल रहा है। लेकिन जब तक इन लोग इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया, जब तक इलेक्शन इन लोग बराबर नहीं जीत पाया, तब तक ये बात कोई लोग नहीं रखा। जैसे इलेक्शन जीते मोदी जी, वैसे देश के जनता के साथ रख दिए कि ये तकलीफ है, हम लोग को ऐसे चलना है, इतना कम बचाना है। काहे भाई, पहले बोलते और भी थोड़ा हम लोग बच के चलते। इलेक्शन जीतने के बाद ही आपको बोलना था। चलिए दोस्तों, अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्यों रहा है, जैसा चल रहा था वैसा चल क्यों नहीं रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग में बहुत किसी को पता है कि मिडल ईस्ट में वार चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद कर दिया है, जिससे भारत के लिए 50 से 60% क्रूड ऑयल और एलपीजी आता है। एक और संकट है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कहीं और से क्रूड ऑयल खरीदने नहीं दे रहे मोदी जी को। अब मोदी जी करे सो करे क्या, मोदी जी अपने देश से ही अपील कर रहे हैं। एक चीज़ और, डोनाल्ड ट्रंप अभी अपने सभी बिजनेस पार्टनर डेलीगेशन को लेते हुए आए हैं अभी चाइना, जिनके साथ इलॉन मस्क, टिम कुक और भी बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ आए हैं चाइना से ट्रेड डील करने के लिए। भाई साहब, क्या ही खतरनाक चल रहा था युद्ध एग्जाम अमेरिका और चाइना के बीच। टैरिफ और इधर से ये लगा रहे हैं 100%, उधर से वो भी लगा रहा है 100%, उधर से यूएसए लगाया 200% ले, इधर से चाइना लगाया 200%। खतरनाक ही लेवल का। और अभी इन लोगों के बीच ट्रेड डील साइन हो रहा है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप बात किए होंगे या बात करेंगे शी जिनपिंग से मिडल ईस्ट में जो वार हो रहा है, ईरान को शांत करने की और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को खुलवाने की। और ये काम केवल शी जिनपिंग और चाइना ही कर सकता है, क्योंकि ईरान किसी का बात मानेगा तो वो चाइना का मानेगा, क्योंकि ईरान का डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो केवल चाइना का बात मान सकता है। और ज़रूर ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा शी जिनपिंग से कि आप ईरान को मनवाइए और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खुलवाइए। बाकी देखिए, मिडल ईस्ट में शांति आता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खुलता है, तब भी भारत के लिए आर्थिक संकट कम हो सकता है और स्थितियां समय हो सकती है, नहीं तो ये आर्थिक संकट बना रहेगा। बाकी एक और बात करें तो नीट का पेपर लीक हुआ है। भाई साहब, 22 लाख स्टूडेंट अफेक्टेड हुए हैं। 22 लाख स्टूडेंट का मेहनत पर पानी फिर गया। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन वो इनोसेंट लोग हैं। इसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग माफिया लगे हुए हैं, जो कि पेपर को खरीदते हैं, पेपर को लीक करवाते हैं। कृपया आप उनको सजा दिलवाइए,
और कब तक आप इतना ढील देते रहेंगे एजुकेशन सिस्टम में? केवल नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा है, एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, और भी पेपर लीक हो रहा है। आप कड़ी से कड़ी एक्शन लीजिए और सजा दीजिए। राहुल गांधी बोलते हैं आपको कि मोदी कंप्रोमाइज हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। हमको नहीं लगता कि आप डोनाल्ड ट्रंप से कंप्रोमाइज हुए हैं। हमको लगता है कि आप भारत के हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम से कंप्रोमाइज हो गए हैं। आपको सब जगह काम करना है, ऐसा नहीं आप काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट आप एजुकेशन में क्यों नहीं काम कर रहे हैं? एजुकेशन में सिस्टम को टाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी टाइम आ गया है एजुकेशन में सिस्टम को टाइट करने का। जो भी बड़े बड़े लोग, इसमें जो भी कोचिंग माफिया लगा हुआ है इस पेपर के पीछे, उनको जरूर से जरूर सजा मिलना चाहिए। तभी आगे जाके ये संकट नहीं आएगा, नहीं तो ये बार बार पेपर लीक का समस्या बना हुआ रहेगा। स्टूडेंट, जितने भी पुअर स्टूडेंट हैं, दिन रात स्ट्रगल करते हैं एग्जाम के लिए, एक छोटा सा एग्जाम के लिए, एक इंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। क्या करेंगे स्टूडेंट? सबका आप दर्द समझ रहे हैं, स्टूडेंट का दर्द समझ ही नहीं रहे हैं। आपका गवर्नमेंट कार्यकाल में कुछ हुआ है तो स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं हुआ है। और एक चीज़ और बता सकते हैं आपको, कुछ मिला है तो युवाओं को बेरोजगारी मिला है। ये बात 100% सही है। आपसे बस निवेदन है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं, कुछ लोग का गिरफ्तारी हुआ है लेकिन बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं, उनको आप जरूर से जरूर सजा दिलवाइए। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत सारे सोशल इशूज़ एवं जियो पॉलिटिक्स के मुद्दों को आपको बहुत ही आसान भाषाओं में समझाने का कोशिश किया हूँ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ, और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें, एक प्यारा कमेंट करें, और अपने से भी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, अपने फैमिली जनों के साथ वीडियो को भेजें, वो भी समझेंगे देश लेवल में, वर्ल्ड लेवल में क्या चल रहा है।